मैं जब भी YouTube खोलता हूँ मेरे सामने कोई ना कोई पॉडकास्ट आ जाता है। ऐसे ही पॉडकास्ट देखते देखते मेरे भी मन में ख्याल आया था मैं अपना भी पॉडकास्ट शुरू करूँ। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके सामने कोई फेमस सेलिब्रिटी या राइटर बैठा होगा आप उससे क्या क्या सवाल पूछोगे? ये जो सवाल पूछने का प्रोसेस होता है इसको ही हम इंटरव्यू कहते हैं। लेकिन क्या इंटरव्यू सच में एक ट्रुथ रिवील करती है किसी के बारे में, या वो एक पर्सन की पर्सनल लाइफ में एक इंटरफेरेंस बन के रह गई है? वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज के वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर द इंटरव्यू करेंगे। ये चैप्टर को क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और एक बहुत ही जाने माने राइटर थे। ये मानते थे कि इंटरव्यूज एक बहुत ही पावरफुल टूल है दूसरे के दिमाग को समझने के लिए। द इंटरव्यू चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हम ये देखेंगे कि कैसे इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट है और उसके अराउंड जो कंट्रोवर्सीज रही हैं। दूसरे पार्ट में हम अम्बर्टो एको की बहुत ही फेमस इंटरव्यू को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू शुरू कैसे हुई और इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरव्यू जर्नलिज्म का एक बहुत ही कॉमन फॉर्म बन चुका है और ये लगभग 130 साल पहले स्टार्ट किया गया था। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर एक लिटरेट पर्सन ने कभी ना कभी कोई इंटरव्यू देखा होगा या तो दिया होगा। जब हमें कोई नई जॉब भी चाहिए होती है पहले हमें एक इंटरव्यू देना पड़ता है और दुनिया भर में सेलिब्रिटीज, राइटर्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट के इंटरव्यू रेगुलरली लिए जाते हैं और टीवी में या यूट्यूब पे आते रहते हैं। इंटरव्यूज के थ्रू हमें यह पता चलता है कि फेमस पर्सनैलिटीज कैसे सोचती हैं और उनकी थिंकिंग क्या है, जिसके कारण इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है कम्युनिकेशन का। इंटरव्यूज जो हैं वो सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम बन चुके हैं और बहुत ही पावरफुल मीडियम बन चुके हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू की मदद से लोग अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और खासकर पब्लिक को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। कुछ लोग का मानना है कि जो इंटरव्यूज होती हैं वो सच को रिवील करती हैं और रियलिटी बताती हैं, लेकिन हर कोई इंटरव्यू को पॉजिटिव नहीं मानता। इंटरव्यूज को लेके काफी लोगों के बहुत ही अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू एक आर्ट का फॉर्म है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है उसमें एक कला होती है सामने वाले को समझने की और उसकी पर्सनैलिटी को पहचानने की। और दूसरी तरफ कई लोग सोचते हैं कि इंटरव्यूज उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा दखल अंदाजी देती है। कई सेलिब्रिटीज को ये लगता है कि इंटरव्यू जो है वो उनकी प्राइवेट लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इस आइडिया को अच्छे से समझाने के लिए हमारे राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन किया है। कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स के लोग ये मानते हैं कि दूसरे आदमी की फोटो खींचने के कारण उस व्यक्ति की आत्मा भी चुराई जा सकती है। इसी तरह कुछ सेलिब्रिटीज को लगता है कि इंटरव्यूज उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा छीन लेती हैं। अब सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं थे जो इंटरव्यूज के खिलाफ थे, काफी जाने माने राइटर्स भी इंटरव्यू के बहुत खिलाफ थे। जैसे वीएस नायपॉल ने कहा था कि इंटरव्यूज जो हैं वो लोगों को काफी गहरी चोट पहुंचा सकती है, उनको इमोशनली हर्ट कर सकती है, जिसके कारण उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा छीना जा सकता है। ऐसे ही लुइस कैरोल जो कि एलिस इन द वंडरलैंड के ऑथर थे, वो हमेशा इंटरव्यूज को अवॉइड करते रहते थे, यहाँ तक कि वो उन लोगों को भी अवॉइड करते थे जो उनका ऑटोग्राफ मांगने आते थे। अब एक बहुत ही फेमस राइटर जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, वो भी इंटरव्यूज के बहुत खिलाफ थे। वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते रहते थे। वो इंटरव्यूज को बहुत ही इमोरल मानते थे, कॉवर्डली मानते थे और वो कहते थे कि वो पर्सनल लाइफ में एक इन्वेजन पैदा करती है। इतना कहने के बावजूद भी जो रुडयार्ड किपलिंग थे हमारे, वो बदल गए, क्योंकि कुछ समय बाद ही उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू खुद लिया था। इससे हमें यह पता चलता है कि समय के साथ साथ लोगों के ओपिनियंस भी बदल सकते हैं, एक ओपिनियन नहीं रहता उनका। ऐसे ही राइटर एच.जी. वेल्स ने इंटरव्यूज को इंटरव्यूइंग ऑर्डियल कहा था। इसका मतलब है कि इंटरव्यू देना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है, वो कोई कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं है। ये महाशय भी रुडयार्ड किपलिंग की तरह बदल गए, क्योंकि इन्होंने काफी इंटरव्यूज दिए अपनी लाइफ में इसके बाद, और उन्होंने जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू खुद भी लिया था। अब जो राइटर सॉल बेलो थे, इन्होंने इंटरव्यूज का कंपैरिजन बहुत ही अजीब चीज के साथ किया था। वो कहते थे कि इंटरव्यूज वो थंबप्रिंट्स हैं जो मेरी विंड पाइप के आसपास हैं। वैसे ही वो कह रहे हैं जब इंटरव्यू लेता है कोई मेरा, मुझे ऐसे लगता है कोई मेरा गला घोट रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील होता है। अब इन सब क्रिटिसिज्म के बाद भी इंटरव्यूज का इंपॉर्टेंस कम नहीं होता है, ऐसा हमारे राइटर कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इंटरव्यूज तब भी बहुत ही पावरफुल है। वो ये चीज राइटर डेनिस ब्राइन के वर्ड से समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आज के टाइम में जो भी हमारी फेमस पर्सनैलिटीज को लेके इंप्रेशंस है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो हमें इंटरव्यू से मिली है। उनकी मदद से ही हम हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज को इतनी गहराई से समझ पाते हैं और यहीं पर इंटरव्यूज को लेके जो कंट्रोवर्सीज थी वो खत्म हो जाती। ये सारी कंट्रोवर्सीज से हमें ये पता लगता है कि ज्यादातर जो राइटर्स या सेलिब्रिटीज थे वो इंटरव्यूज के खिलाफ ही थे स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे उनके व्यूज चेंज होते गए। अब हमने इंटरव्यूज के बारे में समझ लिया, इंटरव्यूज का क्रिटिसिज्म देख लिया, उसके फेवर में चीजें देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यूअर का रोल क्या होता है। इंटरव्यूअर बेसिकली क्वेश्चन पूछता है और वही आइडियाज वो पब्लिक को शेयर करता है। इसी वजह से इंटरव्यूअर्स सोसाइटी में पावर और इन्फ्लुएंस रखते हैं और यहीं पर हमारे चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम पार्ट 2 को अच्छे से समझते हैं। इस पार्ट 2 में हम अम्बर्टो एको की एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू को गहराई से समझेंगे। इस इंटरव्यू का
का नाम था आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। ये इंटरव्यू मुकुंद पद्मनाभन ने ली थी और इसका सोर्स था द हिंदू। सबसे पहले मुकुंद हमें अम्बर्टो एको के बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक फेमस इटालियन स्कॉलर और राइटर थे और वो इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के बहुत ही जाने माने प्रोफेसर थे। नॉवेल्स लिखने से पहले वो दुनिया भर में अपनी रिसर्चेस के लिए बहुत ही फेमस थे। उनका मेन फील्ड ऑफ रिसर्च था सेमियोटिक्स, जो कि साइंस की स्टडी होती है, और उन्होंने नॉवेल्स लिखना करीब 50 साल की उम्र में शुरू किया था। अब 1980 में अम्बर्टो एको ने द नेम ऑफ द रोज नाम की नॉवेल को पब्लिश किया था और उन्होंने दुनिया भर में इस नॉवेल की 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बेची थी, यानी कि मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। इस नॉवेल की सक्सेस के बाद एको को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन माना जाता था और वो बहुत ही फेमस हो गए थे। अब इंटरव्यू के दौरान मुकुंद कहते हैं कि एको के पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट्स हैं और वो कहते हैं कि राइटर डेविड लॉज ने भी कहा है उन्हें समझ नहीं आता कि एको एक ही वक्त में इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हैं। और इसके जवाब में इको कहते हैं कि एक्चुअल में वो सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हैं बट अलग अलग फॉर्म्स में। वो ये समझाने के लिए ये कहते हैं कि चाहे उनकी एकेडमिक बुक्स देख लो, नॉवेल्स देख लो या बच्चों की बुक देख लो, उनमें वही फिलोसॉफिकल आइडियाज को वो एक्सप्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी राइटिंग्स में उनके जो मेन इंटरेस्ट हैं वो फिलोसफी, एथिक्स, नॉन वायलेंस एंड पीस ही हैं और उनकी सारी राइटिंग्स में ऑलमोस्ट यही आइडियाज एक्सप्रेस किए जाते हैं। अपनी यही प्रोडक्टिविटी को और गहराई से समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझाया जिसको वो इंटरस्टाइसिस कहते हैं। अब जो भी हमारी लाइफ में एम्प्टी मोमेंट्स होते हैं जिस समय हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि जब लिफ्ट का वेट कर रहे हैं या किसी आदमी का वेट कर रहे हैं, उन्हीं मोमेंट्स को एको ने इंटरस्टाइसिस कहा है और वो इन्हीं स्मॉल मोमेंट्स का यूज करके अपना काम करते हैं। और वो मजाक में ये भी कहते हैं कि एलिवेटर के 3rd फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूं। अब नॉर्मली जो एकेडमिक राइटिंग्स होती हैं वो बहुत ही फॉर्मल होती हैं, ड्राई होती हैं, काफी इम्पर्सनल होती हैं, लेकिन एको जो थे वो रिसर्च को बहुत ही स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते थे। उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो काफी पर्सनल था, नैरेटिव था और काफी स्टोरी लाइक था। वो सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बताते थे बल्कि पूरे रिसर्च के प्रोसेस को अच्छे से समझाते थे, जिसके कारण उनकी राइटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अब एको ने नॉवेल्स लिखना 50 साल की उम्र में शुरू किया था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने नॉवेल्स एक्सीडेंटली लिखनी शुरू की थी। एक दिन उनके पास कोई काम नहीं था तो वो बोर ना हो इसलिए उन्होंने एक नॉवेल लिख दी थी, जिसके कारण वो नॉवेलिस्ट बन गए। अब जो एको थे वो अपने आप को एक नॉवेलिस्ट से पहले एक प्रोफेसर समझते थे। वो अपनी मेन आइडेंटिटी अभी भी एक प्रोफेसर समझते थे, इसीलिए वो अपने आप को अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज कहते थे। इसका मतलब है कि उनकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी वो एक स्कॉलर की थी, नॉवेलिस्ट की नहीं। पर उनकी ये सोच होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग उन्हें नॉवेलिस्ट की तरह ही पहचानते थे। अब जो मुकुंद है इंटरव्यू के दौरान वो ये भी पूछते हैं कि आपकी जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, इसकी सक्सेस के पीछे का राज क्या है। अब जो ये नॉवेल थी वो एक डिटेक्टिव स्टोरी थी और एक बहुत ही सीरियस इंटेलेक्चुअल नॉवेल थी। वो कोई इजी टू रीड नॉवेल नहीं थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नॉवेल थी। एको ने ये भी बोला कि काफी राइटर्स को ये लगता है कि जो रीडर्स होते हैं उनको ऐसी राइटिंग्स पसंद है जो कि काफी सिंपल हो, इजी टू रीड हो। पर एको मानते थे कि काफी रीडर्स जो होते हैं उनको चैलेंजिंग और इंटेलेक्चुअल बुक्स बहुत पसंद है। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो अपने पब्लिशर के पास ये नॉवेल लेके गए थे उन्होंने बोला था कि इसकी सिर्फ 3000 कॉपीज बिकेंगी, पर असलियत में इस नॉवेल की लाखों कॉपीज बिकी। आखिर में आते आते एको कहते हैं कि एक बुक की सक्सेस मिस्ट्री है। हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं एक बुक फेमस हो सकती है या नहीं हो सकती। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे पता है कि इस चैप्टर की कोई स्टोरी नहीं थी बट इस चैप्टर से हमें काफी अच्छी चीजें सीखने को मिली हैं, जैसे कि इंटरव्यूज जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, उससे हमें भी काफी आइडियाज मिल सकते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ थीम्स को देख लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला थीम है पावर ऑफ इंटरव्यूज, कि इंटरव्यूज कितनी पावरफुल हो सकती हैं क्योंकि वो नॉर्मल लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। दूसरी थीम है प्राइवेसी वर्सेस क्यूरियोसिटी। अब कई लोग मानते हैं कि इंटरव्यूज जो है वो उनकी प्राइवेसी में काफी दखल अंदाजी देती है, पर दूसरी तरफ कई लोग सोचते हैं कि इंटरव्यूज जो है वो लोगों को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है, खासकर उन लोगों को जो कि बहुत क्यूरियस रहते हैं। तीसरा थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि एको ने बताया कि वो अपनी लाइफ की एम्प्टी मोमेंट्स को यूज करके अपना काम कर लेते हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमें टाइम ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमारे पास जो टाइम है हमें उसको ही यूटिलाइज करना चाहिए। इस चैप्टर का आखिरी थीम है क्रिएटिव राइटिंग प्रोसेस, कि कैसे सिर्फ एक सिंपल नॉवल ही पॉपुलर नहीं हो सकती है बल्कि कॉम्प्लेक्स और काफी इंटेलेक्चुअल नॉवेल्स भी पॉपुलर हो सकती हैं। अब हमें इस पूरे चैप्टर से बहुत चीजें सीखने को मिली हैं, जैसे कि इंटरव्यूज हमें काफी ग्रेट पर्सनैलिटीज को समझने में मदद करती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख पाएं। दूसरा मैसेज है कि सक्सेसफुल पीपल अपना टाइम बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं और हमें भी उसी तरह अपनी एम्प्टी स्पेसेस को यूज करना चाहिए जैसे एको यूज करते थे। आखिरी चीज ये है कि क्रिएटिविटी जो है उसके लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। हमें पूरी तरह से सीरियस होना पड़ेगा अगर हमें क्रिएटिविटी चाहिए। और यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर
कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।